हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों अब मैं शुरू करने जा रहा हूं ईएमआई। ठीक है, ईएमआई के बाद मुझे एसी भी कराना है और उसके बाद 2 स्ट्रेटजी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, और इस समय बज रहे हैं रात के 7। ठीक है, तो सुबह मेरी 8 बजे की ट्रेन है, तो 7 बजे से 11 बजे तक ईएमआई, 12 बजे से 3 बजे तक एसी और 3 बजे से 4 बजे तक 2 स्टडी, फिर 4 से 6 की स्लीप लेके देखते हैं क्या होता है। वैसे आप मेरे साथ ही हो तो आपको पता चलता रहेगा जो भी होगा। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखते हैं कितना हो पाता है सोचा तो बहुत कुछ है, बट यार देखो ईएमआई ऐसी करा के ही जाऊँगा चाहे जो हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बेसिक बातें बता देता हूँ मैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा कि रेस्ट चार्ज की पूरी थ्योरी, मतलब ठीक है रेस्ट चार्ज के बारे में जो कुछ था सब कुछ हमने पढ़ लिया कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही वही है, स्टैटिक मतलब रेस्ट। ठीक है, उसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने करंट के बारे में पढ़ा, चार्ज जब मूव कर रहा है तो उससे जो करंट पैदा होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ेंगे, फिर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह भी पढ़ा। ठीक है, देखो सबसे पहले चार्ज जब रेस्ट पे होता है, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा चार्ज क्यू है और ये जो चार्ज क्यू है ये मान लो हमारा रेस्ट पर है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे है और हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट पर है। तो आप जानते हो कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। ठीक है, और वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है क्यू ई के इक्वल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, क्यू ई के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी रेस्ट चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, इसी रेस्ट चार्ज को, व्हेन रेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रेस्ट चार्ज को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दोगे, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अप्लाई एनी फोर्स। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी के कारण कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा। बी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बेसिकली बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में आपको दिया भी है। ठीक है, कि जब भी चार्ज रेस्ट पर होता है और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाओ तो उस पर एक फोर्स लगता है जो कि इक्वल टू होता है क्यू ई। तो आप अपने शब्द में लिख लो कि जब चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज पर लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन जब चार्ज को हम लोग रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और चार्ज रेस्ट पर हो तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी चार्ज को थोड़ी वेलोसिटी देंगे और इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, बेसिकली अब हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा नाम है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ऐसा लगता है ये तो कोई मूवी है ठीक है, मूविंग चार्जेस। आइए मूविंग चार्जेस की बात करें। ठीक है, मूविंग चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड का ज्ञान आपको होगा ही। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। डॉट का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है, इसको देखने का भी तरीका मैंने बताया था, बट जो लोग सिर्फ इस वीडियो के लिए चैनल को देख रहे हैं उनको मैं दोबारा बता दूं कि देखो क्रॉस को हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं। मान लो जो तीर होता है ना, जो तीर, धनुष तीर वाला, धनुष बाण वाला जो बाण होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो एरो वाला एरो, मान लो ये एरो तुम्हारी तरफ है। ठीक है, एरो को तुम पीछे से देख रहे हो, ऐसा मान लो तुमने क्या किया, यहाँ से एरो चलाया और तुम यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, जब तुम ऐसे चलाते हो, ठीक है, जब तुम एरो को ऐसे चलाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या नजर आता है, जब एरो सीधे की तरफ जाती है तो तुम्हें क्या नजर आता है, उसका पीछे का क्रॉस नजर आता है ना। तो बेसिकली तीर ऐसा समझ लो कि तीर तुमने अंदर मारी है तो तीर अंदर जा रही है और तुम्हें नजर क्या आ रहा है, उसका क्रॉस। तो इसलिए क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ड। ठीक है, और अगर तीर तुम पे आके लग रहा है तो तुम्हें क्या दिखेगा, उसका सामने का वो शूल दिखेगा। ठीक है, बेसिकली उसका सामने का सिर्फ एक डॉट दिखेगा तुम्हें, क्योंकि एरो कैसा होता है, एरो देखो ऐसी होती है। ठीक है, एरो ऐसी होती है तो सामने तो एक डॉट ही है, तो बेसिकली आपकी तरफ क्या आता हुआ दिखेगा, आपको एक डॉट आता हुआ दिखेगा अगर आपकी तरफ तीर आएगी तो बेसिकली इसलिए जब हम डॉट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस बनाते हैं तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये कन्वेंशन है, लोगों ने मान लिया तो हमें भी मानना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्यू चार्ज रख दिया, कोई भी क्यू चार्ज रख दो, इसको मैंने क्या किया, वी वेलोसिटी दे दी। अब जब मैंने इसको वेलोसिटी दी तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा और वो मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के।
ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, ये भी शायद आप जानते हो। इसको ओपन करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करोगे तो ये आएगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। ओके, तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, वेलोसिटी की तरफ अपना, इसको हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन हम लोग ऐसे निकालते हैं, वेलोसिटी की तरफ अपना पाम रखते हैं और फिर बी के डायरेक्शन में हम लोग अपने उंगलियों को रोटेट करते हैं, उंगलियों को कर्ल करते हैं। तो बेसिकली वेलोसिटी हमारी ऐसी है, हमने रखा, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो हमने उंगलियों को अंदर की तरफ कर्ल किया, अंदर की तरफ कर्ल किया, तो जो थंब है वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, एफ की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और फिर उसको कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर थंब हमें दे देता है फोर्स की डायरेक्शन। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती तो हम लोग वेलोसिटी की तरफ अपनी उंगलियों को रखते, फिर कर्ल करते, तो इस तरफ कर्ल करते, तो ये कैसे कर्ल करते, ऐसे कर्ल करते हम लोग, ऐसे कर्ल करते, तो डायरेक्शन कहाँ था, नीचे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती तो अपने शब्दों में लिख लो कि वी के डायरेक्शन में हम अपना पाम रखते हैं, राइट हैंड पाम रखते हैं और बी के डायरेक्शन में हम अपनी उंगलियों को कर्ल करते हैं और फिंगर्स को कर्ल करने के बाद जो थंब है वो हमें देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और मैग्नेटिक फोर्स होता है कितना, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पता होंगी भी शायद। ठीक है, अब एक वायर से डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये आपको पता रहना चाहिए, इस चैप्टर में जरूरी है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक वायर है जिसमें आई करंट दौड़ रहा है, ठीक है, और ये वायर से मैंने क्या किया, तुमसे एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, तो इस वायर से एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। ठीक है, याद होगा तुम्हें, 10वें चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, 10वें चैप्टर में पढ़ा होगा, याद होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। तो एक वायर से, एक करंट कैरिंग वायर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस एक्स, ऐसा लिख लो, म्यू नॉट आई बाय 2πx होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल क्या होता है, एक कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है मान लो। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता है। r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द कॉइल है। ठीक है, ऐसी एक रिंग से एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड भी हम निकालते हैं, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल। तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें याद रखना है और वायर का मैग्नेटिक फील्ड याद रखना है। बेसिकली कॉइल का तो रखना ही है, वायर का नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था जो आपको आना चाहिए और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्लिप्स नहीं कट करूंगा, सामने ही पढ़ाऊंगा जो पढ़ाऊंगा, ताकि बेसिकली जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम क्या करने वाले पता है, जो हमारा ये कॉइल था ना, इस कॉइल में हम लोगों ने इस कॉइल के सर्किट में मतलब बेसिकली हमने एक बल्ब फिट किया और फिर हमने क्या किया, ठीक है, ये जो हमारा कॉइल था, ठीक है, ये मान लो हमारा जो ये कॉइल था, ये कॉइल 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 ओके, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक बल्ब फिट किया। ठीक है, और इस बल्ब को हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में लेकर गए। तो इस बल्ब को जो हम लोग, इस कॉइल को जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लेकर गए, ठीक है, हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड में इसको डाल दिया। ठीक है, साइंटिस्टों ने मतलब बेसिकली क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। तो जब साइंटिस्टों ने इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, ठीक है, तो उनको क्या लगा कि हम चेक करते हैं यार कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, कुछ चेंज होता है या नहीं, क्या होता है, उनको देखना था। ठीक है, उनको लगा बल्ब ग्लो कर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, ठीक है, व्हेन साइंटिस्ट प्लेस्ड द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जब उन्होंने प्लेस कर दिया, ठीक है, साइंटिस्ट प्लेस्ड द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड बट द बल्ब वाज नॉट ग्लोइंग। ठीक है, उनके हिसाब से बल्ब ग्लो करना चाहिए था, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। समझ रहे हो ना, बेसिकली मैं कहानी की तरह बता रहा हूँ। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग बोले यार मेहनत सत्यानाश हो गई, दिवाली तो खत्म हो गया यार, 3 दिन हो गया, शादी होगी किसी की, 2 मिनट रुक जाओ। ओके, तो बेसिकली कर क्या रहे थे साइंटिस्ट लोग सोचे हम क्या करते हैं, कॉइल को डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने कॉइल को लिया और मैग्नेटिक फील्ड में डाला, तो उन्होंने बोला यार कुछ हुआ ही नहीं, कॉइल में बल्ब जला ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ी देर देखे, इंतजार किया, चेक किया इधर उधर, कॉइल में कोई दिक्कत तो नहीं है, बल्ब में कोई दिक्कत तो नहीं है, बल्ब फ्यूज तो नहीं है, ऐसा उन लोगों ने थोड़ी देर तक चेक किया बट कुछ नहीं हुआ। तो उन लोगों ने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, व्हेन दे स्विच्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बेसिकली जहां से वो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उन्होंने क्या किया, उसको स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, व्हेन दे स्विच्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया उन्होंने, वहां से हटा दिया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने उसको स्विच ऑफ किया, बल्ब वाज ग्लोन। अब साइंटिस्टों को लगा भाई झटका। ठीक है, मतलब बेसिकली जब मैग्नेटिक फील्ड वो यहां से हटाने लगे, कम करने लगे, ठीक है, बल्ब तुरंत जल गया। अरे रुक रुक रुक, बल्ब जल रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक, बट देन अगेन वो बुझ गया। ठीक है,
bulb was glowed, but then again it was off. ठीक है, बल्ब बेसिकली जला थोड़ी देर के लिए, आफ्टर सम टाइम वो फिर से ऑफ हो गया। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग बोले अरे मैग्नेटिक फील्ड चली गई होगी, देख तो फिर से कर। ठीक है, तो जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से लगाई तो दोबारा से बल्ब जला और थोड़ी देर जलने के बाद बंद हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं तब ये नहीं जल रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड बंद कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए जल जा रहा है, और जब ऑन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड फिर थोड़ी देर के लिए जल जा रहा है। ठीक है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बेसिकली बल्ब कितने दिन के लिए ग्लो कर रहा था? मिली सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए ग्लो कर रहा था। ठीक है, इसका रीज़न क्या था? द रीज़न वॉज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। The reason was changing magnetic field. When magnetic field changes, ठीक है, when magnetic field changes, bulb glows. ठीक है, bulb glows, and when it becomes constant, ठीक है, it becomes constant, it goes off. मतलब बेसिकली जब मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करते हैं तो उस दौरान बल्ब जलता है मिली सेकंड्स के लिए, जो भी हो। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है तो बल्ब ऑफ हो जाता है। ठीक है, ऐसा चक्कर हो रहा था। तो साइंटिस्ट लोग बोले अरे ये क्या शॉट है, ऐसा करते हैं अब कॉइल को निकाल कर देखते हैं, कुछ और हम लोग चक्कर चलाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इस कॉइल को बाहर निकालना शुरू किया। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, इस कॉइल को बाहर निकालना शुरू किया। अब देखो, छाप लो इसको, छाप लिए, ओके। ठीक है, अब देखो दूसरे केस में क्या हुआ। अब की बार उन लोग जब कॉइल को बाहर निकाल रहे थे, ठीक है, उन लोग जब अब की बार कॉइल को बाहर निकाल रहे थे तो बाहर निकालते समय भी बल्ब एक बार जल गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वही है। ठीक है, व्हेन दे वर विथड्रॉइंग द कॉइल, मतलब ये कहानी है एक, ऐसा कुछ सच में नहीं हुआ था, लेकिन आपको समझ में आया उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जब उन लोग विथड्रॉ कर रहे थे इस कॉइल को, ठीक है, द बल्ब अगेन ग्लो, ठीक है, द बल्ब अगेन ग्लोन, थोड़ी देर के लिए ग्लो हुआ, ग्लोन फॉर मिली सेकंड्स। ठीक है, मिली सेकंड्स के लिए अगेन ग्लो हुआ, बट देन अगेन ऑफ हो गया। ठीक है, इट गॉन ऑफ, ये गॉन लिख लो, गोज लिख लो, जो भी समझ में आता है। तो जब उन लोग विथड्रॉ कर रहे थे कॉइल को तो थोड़ी देर के लिए बल्ब जला और फिर से ऑफ हो गया। तो उन लोग फिर से इस कॉइल को अंदर डालने लगे। तो जब फिर से उन लोग कॉइल को अंदर डालने लगे, उन लोग जब फिर से कॉइल को अंदर डालने लगे, फिर से बल्ब जला, फिर से ऑफ हो गया। अब साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे कि यार हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है आखिर ये। तो यहाँ पे उनको रीजन क्या समझ में आया कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स मतलब फाई से हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, बी डॉट ए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, डॉट है तो ये वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, जो भी आप ले लो, ठीक है, सिलेंडर ले लो उससे, ठीक है, क्यूब ले लो उससे। तो वैसे ये फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली हो क्या रहा था, जब हम लोग कॉइल को बाहर निकाल रहे थे, जब हम लोग कॉइल को बाहर निकाल रहे थे तो एरिया क्या हो रहा था, कॉइल का कम हो रहा था। एरिया जो है इसके अंदर कॉइल का वो अभी तो पूरा है, लेकिन जब हम बाहर निकाल रहे थे तो धीरे धीरे एरिया कम हो रहा था, तो फ्लक्स बढ़ रहा था, मतलब बेसिकली फ्लक्स में चेंज आ रहा था। जब लोग जब इस कॉइल को हम लोग बाहर निकाल रहे थे तो कॉइल के एरिया में चेंज आ रहा था और इसके कारण फ्लक्स में चेंज आ रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे बल्ब जल रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा था, जो भी आप बोल दो। ठीक है, और जो पहला केस था हमारा, पहला केस क्या था कि हम लोग उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ या ऑन कर रहे हैं, इसके पहले जो मैंने केस बताया उसमें मैंने क्या बताया कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ या ऑन कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब हम लोग बी को चेंज कर रहे थे, मतलब जब बी को बढ़ा रहे थे मतलब फाई बढ़ रहा होगा ऑब्वियसली, या बी को घटा रहे थे तो फाई घट रहा होगा ऑब्वियसली, मतलब या तो हम बी में चेंज कर रहे हैं या तो हम ए में चेंज कर रहे हैं। तो अल्टीमेट चेंज किस में आ रहा है, फाई में चेंज आ रहा है। तो साइंटिस्टों ने ये बेसिकली साइंटिस्ट नहीं, माइकल फैराडे थे वो जो ये सब सोच रहे थे। माइकल फैराडे इस नतीजे पर पहुंचे, ठीक है, इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई जब फाई में चेंज आता है तो ये बल्ब जलता है, और बल्ब जला है इसका मतलब इस कॉइल में करंट आया है, और इस कॉइल में करंट आया है इसका मतलब इसके अंदर ईएमएफ आया है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ गए हो, ईएमएफ समझते हो आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या आया है, ईएमएफ आया है। सो व्हेनेवर, पहला केस अगर हम लोग लिखे अपने शब्दों में, सो व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड वाज चेंजिंग, ठीक है, flux was also changing and hence an EMF is induced,
and hence an EMF is induced। मतलब बेसिकली जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फाई भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ए। ठीक है, तो आप जैसे जैसे बी में चेंज कर रहे हो वैसे वैसे फाई में चेंज आ रहा है, और फाई में चेंज होने के कारण एक ईएमएफ आ रहा था। ईएमएफ समझते हो ना, वोल्टेज का मतलब बेसिकली टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, ईएमएफ। ठीक है, शॉर्टकट में। ओके, तो बेसिकली ईएमएफ आ रहा है, उस ईएमएफ के कारण करंट आ रहा है सर्किट में। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, पहले केस की बात कर रहा हूं, इस केस की नहीं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई जिसके कारण फाई चेंज हुआ, जिसके कारण ईएमएफ आया। अब दूसरा केस क्या कहता है कि भाई, दूसरा केस क्या कहता है, व्हेनेवर एरिया ऑफ द व्हेनेवर एरिया ऑफ द कॉइल चेंजेस, ठीक है, फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस। एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं लिख रहा हूं। एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस, एंड अगेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो अगेन क्या हो गया, ईएमएफ का इंडक्शन हो गया, इसीलिए यहाँ पे। तो इसलिए चैप्टर का भी नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या हुआ, एरिया चेंज हुआ, मतलब बेसिकली फाई इक्वल टू क्या है, बी डॉट ए है। तो अब की बार क्या हुआ, जब ए में चेंज आया तो फाई में चेंज आया, और वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, इस कॉइल को थोड़ा सा उन्होंने रोटेट करके देखा। वो बोले यार बल्ब जल क्यों नहीं रहा है, बल्ब जल क्यों नहीं रहा है, बल्ब को मैं कुछ करता हूँ। तो लोग बल्ब को ऐसे ऐसे थोड़ा घुमाने लगे, और जैसे घुमाने लगे बल्ब एक और बार जल गया। ठीक है, मतलब अब की बार क्या हुआ, ध्यान से देखो। ठीक है, अब की बार क्या हुआ कि बेसिकली उन्होंने इस कॉइल को, ठीक है, उन्होंने इस कॉइल को क्या किया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जब रोटेट किया। ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स आ गया, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा रहा था। तो बेसिकली इस कॉइल को जब उन्होंने ओमेगा से रोटेट किया तो अगेन इसमें क्या हुआ, बल्ब जल गया, मतलब अगेन इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि व्हेन थीटा बिटवीन बी एंड ए चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब थीटा बी और ए के बीच का थीटा कौन, फाई इक्वल टू क्या है, बी डॉट ए। डॉट को बड़ा करोगे तो क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा आएगा, है ना। तो बेसिकली इस थीटा की बात हो रही है। तो बेसिकली कॉस थीटा में जब चेंज आ रहा था तो फाई भी चेंज हो रहा था। जैसे आप इसको जब रोटेट कर रहे हो, इस कॉइल, जैसे ये कॉइल अभी ऐसा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या डायरेक्शन है, इनवर्ड। ठीक है, एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने पहले ही बताया है। तो एरिया अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम बाहर ले लो या अंदर ले लो। ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अब एरिया या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। बाहर होगा तो -1 cos थीटा -1 आएगा क्योंकि एंगल 180 हो जाएगा। अंदर होगा तो +1 आ जाएगा क्योंकि एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, बट माइनस प्लस क्या दिखाएगा, सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मान लो सेम डायरेक्शन में है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, अंदर की तरफ, एरिया का डायरेक्शन क्या, अंदर की तरफ। लेकिन जब तुम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हो, मान लो ये कॉइल अब ऐसे हो गया, ये कॉइल अब ऐसे हो गया, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है, लेकिन एरिया का डायरेक्शन चेंज हो गया। ध्यान से देखो, एरिया का डायरेक्शन अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसा आ रहा है, मतलब एरिया का डायरेक्शन तुम ध्यान से देख रहे हो तो ऐसा आ रहा है, लेकिन अभी भी जो एरिया का डायरेक्शन अभी भी ऐसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सीधा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसा है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ए, और ये तुम्हारा क्या है, बी। तो इन दोनों के बीच का एंगल देखो चेंज हो गया, थीटा जो है वो चेंज हो गया, और थीटा चेंज हो गया तो cos थीटा चेंज हो गया, cos थीटा चेंज हो गया तो फाई चेंज हो गया, फाई चेंज हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। मतलब अब माइकल फैराडे श्योर हो गए थे कि भाई जब भी हम लोग बी में चेंज कर रहे हैं, ए में चेंज कर रहे हैं, cos थीटा में चेंज कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम जब फाई में चेंज कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने ये कंफर्म कर लिया कि यार ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए सिर्फ फाई में चेंज होना चाहिए, बी ए cos थीटा से मतलब नहीं है। ठीक है, तीनों में चेंज करो, मतलब बेसिकली फाई में ही चेंज कर रहे हो तुम। तो उन्होंने तीनों ऑब्जर्वेशन को कंबाइन कर दिया। पहली ऑब्जर्वेशन कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑन करने वाली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने घटाने वाली, जिससे बल्ब जला था। दूसरी कौन सी ऑब्जर्वेशन, कॉइल बाहर निकालने वाली, एरिया कम ज्यादा करने वाली। तीसरी कौन सी ऑब्जर्वेशन, कॉइल को घुमाने वाली। कॉइल को जब घुमाया तो कॉइल के घुमाने से थीटा चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ मैंने फील दे दिया यहाँ पे, अब जिसको नहीं फील आया वो दोबारा देख ले। ठीक है, तो तीनों को उन्होंने जब कंपाइल किया तो उन्होंने ये पाया कि भाई ईएमएफ तब इंड्यूस हो रहा है जब बी में चेंज आ रहा है, ए में चेंज आ रहा है, cos थीटा में चेंज आ रहा है। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया माइकल फैराडे ने और सोचा यार बी ए cos थीटा तो कहीं आता है, हाँ ये तो फाई में आता है, फाई इक्वल टू होता है बी ए cos थीटा। मतलब बेसिकली जब फाई में चेंज आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और यहीं से ले आए वो अपना पहला लॉ, Faraday's first law of electromagnetic induction, that is an EMF is induced in the circuit whenever there is change in flux।
ठीक है, फ्लक्स में जब भी चेंज आएगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही है फैराडेज का फर्स्ट लॉ, माइकल फैराडे का। तो चलिए लिखते हैं। तो देखो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा फील देने की, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मुझे पता है मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, बट थोड़ा सुख चैन के लिए, अपने सुख चैन के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार और सुन लो। पहले केस में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे थे, मतलब बी चेंज कर रहे थे, तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, तब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम कांस्टेंट कर देते थे, मतलब फाई जो है वो सेम रह जाता था, उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता था। दूसरे केस में हम जब एरिया चेंज कर रहे थे कॉइल का इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तब ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, और जैसे ही एरिया कांस्टेंट हो जाता था, मतलब या तो जीरो हो जाता था या तो फुल हो जाता था, तो वो रुक जाता था, मतलब बल्ब ग्लो नहीं होता था। तीसरे केस में जब हम रोटेट कर रहे थे, मतलब हम थीटा चेंज कर रहे थे बिटवीन बी एंड ए, तब दिक्कत आ रही थी, तब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। और जैसे ही हम उसको कॉन्स्टेंटली रख देते थे, जैसे उसको टिल्ट करके अब रख दिया, अब नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चेंज होना जरूरी है, आपने टिल्ट करने से नहीं इंड्यूस हो जाएगा। आपने टिल्ट कर दिया, यहाँ पे छोड़ना नहीं, इसको और टिल्ट करते रहना है, तो ही इंड्यूस होता रहेगा। आपने टिल्ट करके छोड़ दिया तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट होते ही वो फिर इंड्यूस होना बंद हो जाता था, ठीक है। 3 केस देखा, तो तीनों से बी ए थीटा से माइकल फैराडे ने निकाला कि यार बी ए थीटा तो फाई में आते हैं, मतलब फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो उन्होंने पाया ये कि भाई इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग जब फाई में चेंज कर रहे हैं, तब बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इससे उन्होंने अपना दिया फर्स्ट लॉ, ठीक है। इससे उन्होंने दिया अपना फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सर्किट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। याद कर लोगे, लिख लोगे एग्जाम में। व्हेनेवर देयर इज a change in the magnetic flux in the closed circuit, ठीक है, and induced EMF is produced in the circuit, and induced EMF is produced in the circuit, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने यही बोला कि भाई जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर तुम्हें ईएमएफ बढ़ाना है तो फ्लक्स का चेंज, ठीक है, फ्लक्स का चेंज बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है। तो ये फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ दे दिया, तो सब लोग बोले ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट तो ठीक है भैया, आपने बता दिया कि ईएमएफ चाहिए तो हमें फाई को चेंज करना होगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब फाई को कितना चेंज करेंगे तो कितना ईएमएफ मिलेगा, ये वो। तो लोग ऐसा पूछने लगे, फैराडे ने बोला अब भी ठीक करके देता है, तो उन्होंने अपना सेकंड लॉ बना दिया तुरंत। सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बोला, ठीक है। सेकंड लॉ उनका क्या है, सेकंड लॉ उनका सिंपली कहता है कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई बाई डी टी के, ठीक है। डी फाई बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है, मतलब E इज इक्वल टू डायरेक्टली आ जाता है डी फाई बाई डी टी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये नई खोज थी, मतलब बेसिकली एकदम नई शुरुआत थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 हम ले सकते थे। जैसे पहले अगर कुछ डिस्कवर हुआ होता, कुछ चेंज होता फॉर्मूले में, तो वहाँ पे हम लोग 1 नहीं ले पाते, ठीक है। बट क्योंकि एकदम नई खोज थी तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले ली। जैसे आप F इक्वल टू डी पी बाई डी टी आता है, जब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी होता है, बट जब इक्वल लगाते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ 1 हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो गई। तो फैराडे ने क्या बोला कि तुम कितना तेजी से फ्लक्स को चेंज करते हो, उस पे मैटर करता है ईएमएफ कितना आएगा। मतलब तुम्हें अगर ज्यादा ईएमएफ चाहिए तो फ्लक्स को तुम तेजी से चेंज करो, तेजी से कॉइल को रोटेट करो। कॉइल को जितना तेजी से रोटेट करोगे, तेजी क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय डीटी है, डीटी है तो इसका मतलब स्पीड है, यहाँ पे डीटी है तो इसका मतलब रेट की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। और डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो फ्लक्स को जितनी तेजी से तुम चेंज करोगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ऐसा किसका कहना था, ऐसा कहना था माइकल फैराडे का। तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी हमें अपनी पहली इक्वेशन मिल गई। तो उन्होंने अपना सेकंड लॉ दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट कर लेना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट, ठीक है। सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit, ठीक है, linked with the circuit। तो बेसिकली ये हो गया फैराडे का सेकंड लॉ, ठीक है, ओके। तो ये हो गया बेसिकली इनका सेकंड लॉ, ठीक है। अभी देखो बेसिकली कई कॉइल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक टन ना होके बहुत सारे टन्स होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी, उस केस में क्या हो जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा,
ठीक है। E इक्वल टू d∅dt है फॉर 1 टन, मतलब 1 टन का कोई कॉइल है, लेकिन ऐसा कोई कॉइल आपने देखा ही नहीं होगा जिसमें 1 टन हो। अक्सर आप कॉपर वायर के जब कॉइल्स देखते हो तो बेसिकली बड़े बड़े एकदम चिड़िया के घोंसले जैसे होते हैं, मतलब पता नहीं कितने टन होते हैं उसमें, ठीक है। तो मान लो जितने टन हैं, मान लो 3 टन बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड एट द रेट ऑफ 3, ठीक है, 3 पर सेकंड, ठीक है। बेसिकली इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टन्स इन द कॉइल आर 60, तो कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट। तो इसका आंसर तुम फाइंड आउट कर लो। मैंने एन कितना बोला, 60 बोला, और d∅dt 3 बोला, तो 63 या 180 आ जाएगा। तो ये हो गया ईएमएफ का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे 1 टन के लिए करेंगे। बाई चांस क्वेश्चन में आया जिसमें n टन हो तो उसके लिए तुम्हें मैं ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो सबसे पहले फैराडे से पूछा कि भाई किस पे डिपेंड कर रहा था, उन्होंने बता दिया फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा था। फिर फैराडे से पूछा मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो भी निकाल दिया, इक्वल टू d∅dt। और फैराडे से पूछ रहे किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, तो ये भी निकाल देंगे फैराडे, ठीक है। लेकिन ये काम फैराडे नहीं कर पाए, मतलब बेसिकली फैराडे से पहले ये किसी और ने कर दिया। बेसिकली हुआ क्या कि जब ये एक्सपेरिमेंट पता चला सबको, तो सब लोग इस चीज में रिसर्च करने पे जुट गए, ठीक है। तो फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने गलती की थी और उस गलती को एक बंदे ने सुधारा। फैराडे की गलती क्या थी कि फैराडे ने बोला कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा जिस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है। नहीं समझ पाए, ओके सॉरी, बढ़िया से समझाता हूँ। तो देखो अभी फैराडे ने क्या बोला, फैराडे ने बोला E इक्वल टू d∅dt। तो इसका मतलब उन्होंने यही बोला कि भाई जहाँ पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सही में बोला था या नहीं, लेकिन बेसिकली लेंज ने करेक्शन किया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई फैराडे बोल रहे थे, जैसे कहानी चल रही है ना वैसा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मतलब कंसेप्ट को सीरियसली लो, जो कहानी बोल रहा हूँ। तो फैराडे ऐसे ही बोलने लगे लोगों से कि यार ईएमएफ जो है वो फाई के डायरेक्शन में इंड्यूस होगा क्योंकि E इक्वल टू d∅dt है, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो भाई उन्होंने बोला कि उन्होंने लेंस आए और लेंस ने बोला फैराडे बाबू एक बात बताओ तुम, ये मान लो ये एक शीट है, ठीक है, और इसमें मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो तुम ऐसा बोल रहे हो कि भाई इस मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, तुम ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। तो फैराडे ने बोला ठीक है मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अगर इसी के डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके कारण कुछ और मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो उन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण और फ्लक्स यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। और अब तो और फ्लक्स बढ़ गया है, तो और फ्लक्स बढ़ने के कारण और ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये फ्लक्स और बढ़ेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसके कारण और फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा चलने लगा तो ये तो हम एनर्जी पैदा कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा रहे हैं, तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी पैदा कर रहे हैं। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो माइकल बाबू तुम यार एनर्जी पैदा करने लगे, इतने महान हो गए हो तुम। तो माइकल ने बोला यार बात तो सही कह रहे हो, तो यार इससे तो एनर्जी हम प्रोड्यूस करने लगेंगे, तो चमत्कार हो गया। दत्त चमत्कार नहीं हुआ है ठीक है, तुम गलत कंसेप्ट लगाए हो। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन के अपोजिट करंट इंड्यूस होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। मतलब ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर सके। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि उसको कम कर सके, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो उसको बढ़ा सके, ठीक है। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो E इक्वल टू माइनस d∅dt आएगा, समझे माइकल बाबू। तो ये जो माइनस वाला साइन है ये कौन लाके दिया, ये लाके दिया लेंस ने। और सिर्फ एक माइनस लगाने का उन्होंने सिर्फ एक माइनस लगाया, ठीक है, और सभी के टेक्स्ट बुक में छाया, ठीक है। तो वो कौन है, लेंस। तो इसी को हम बोलते हैं लेंस करेक्शन या लेंस लॉ, ठीक है, लेंस करेक्शन या लेंस लॉ। तो लेंस लॉ बेसिकली क्या कहता है कि ईएमएफ टेंड्स टू अपोज द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स घटे, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े, अपोज करता है बेसिकली, ठीक है। तो लेंस लॉ की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चलो तो लेंस लॉ का यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली प्रॉपर लॉ नहीं लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, स्टेटमेंट लिखी हुई है बस मेरी तरफ से। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द कॉज विच हैज क्रिएटेड इट। मतलब एक सिंपल फॉर्म में मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कॉज के जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे ये आपकी शीट है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो ऊपर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर की तरफ है। अब जो ईएमएफ जो है अगर इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ
मान लो ईएमएफ इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ तो करंट भी इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, और करंट इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट के कारण क्या इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, तो अगर करंट इस डायरेक्शन से है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आ जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ गया तो और ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो और करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो करंट के कारण और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि माइकल फैराडे यही बोल रहे थे ना कि बेसिकली इसी के डायरेक्शन में होगा। तो अगर जो हमारा फ्लक्स है वो अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो ईएमएफ हमारा ऐसे इंड्यूस होना चाहिए कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने, मतलब जो फ्लक्स बने वो नीचे की डायरेक्शन में बने। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इफ फाई जो है वो बढ़ रहा है देन इट विल इंड्यूस टू डिक्रीज इट। ठीक है, इंड्यूस टू डिक्रीज इट। आप समझ पा रहे हो, कोरोलरी समझ पा रहे हो कि आप क्या, ये कोरोलरी समझ पा रहे हो कि ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण और फ्लक्स कैसे बढ़ रहा है, ये समझ पा रहे हो। अगर लेंज लॉ को हम ना माने तो दिक्कत क्या आ रही है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके जो टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है वो यही एक्सप्लेन कर रहा है। लेंज लॉ का अगर हम ना माने तो क्या होगा, देखो लेंज लॉ का कहना अगर हम ना माने तो हमारा कहना यह है कि फ्लक्स ऊपर की तरफ था, ईएमएफ भी ऐसा इंड्यूस हुआ कि उस ईएमएफ से जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो हो जो इसका था, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अगर इसके जैसा होगा तो फ्लक्स भी इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा, और फ्लक्स अगर इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस होगा तो 4 से 8 हो जाएगा, ये 4 से 7 हो जाएगा। और फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होता ही क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ, मतलब और ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, फिर से चेंज हुई मैग्नेट और ईएमएफ और इसके वजह से एक ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम क्रिएट कर लेंगे। लेकिन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इस चीज से माइकल फैराडे को समझ में आया कि हाँ यार वहां उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वो अपोजिट आ जाए। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अगर फाई बढ़ा है, ठीक है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस कैसे हुआ है, फाई के बढ़ने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो ईएमएफ ऐसे इंक्रीज होगा, ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि वो फाई को घटा दे। ठीक है, लेकिन अगर फाई के घटते हुए ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक है, फाई के घटते हुए इंड्यूस हुआ है ईएमएफ, सो देन इट विल इंड्यूस टू इंक्रीज इट। मतलब बेसिकली फाई के घटते हुए अगर वो हुआ है, ठीक है, तो किस लिए इंड्यूस होगा कि वो फाई को बढ़ा सके। अब ये एग्जांपल मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझा देता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो। ये आपकी हो गई, अच्छा इससे नहीं बनाएंगे, ब्लू रेड से करते हैं। ठीक है, ब्लू रेड से ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। 10 सेकंड आगे चले जाओ, आगे 10 सेकंड आगे देखो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक लूप इंसर्ट कर रहे हैं, यहां से एक लूप इंसर्ट कर रहे हैं, कॉइल इंसर्ट कर रहे हैं, और यहां से उस कॉइल को हम बाहर निकाल रहे हैं। मतलब यहां से हम कॉइल को भेज रहे हैं और यहां से हम लोग कॉइल को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कॉइल को अंदर भेज रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स जो यहाँ पे काट रहा है वो बढ़ रहा है। तो अगर इस समय भेजते टाइम फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो अब करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए कि जो फ्लक्स है यहाँ पे उसको कम कर सके। क्यों? क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे बढ़ रहा है ना। जब कॉइल अंदर जा रहा है, फील करो यार तुम, अब तक जो कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ, लेंज लॉ याद रखो बस। ठीक है, लेंज लॉ याद रखो, फील करो चीज को। जब ये कॉइल अंदर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है कॉइल के अंदर। अब कॉइल के अंदर अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहेगा कि फ्लक्स को घटा सके। ठीक है, तो ये फ्लक्स किस तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो हमारा जो करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होना चाहिए। मतलब बेसिकली करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ बननी चाहिए, तभी कम होगा। तो ये अंदर की तरफ है, हमारे हिसाब से फील्ड बाहर की तरफ जनरेट होनी चाहिए। तो ये बाहर की तरफ जनरेट हुई, फिंगर्स को कर्ल करो, इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है फिंगर्स। इसका मतलब जो हमारा करंट इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारा, ओ सॉरी दिक्कत क्या हुई समझे लेफ्ट हैंड यूज कर लिया। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड यूज कर लिया, ये देखो झटके झटके में होता है। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो हमारा हाथ यहाँ पे आएगा, राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारा कहाँ पे जनरेट होना चाहिए, बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, उसको घटाना है। तो हम बाहर की तरफ जनरेट करेंगे। तो हमने थंब को कर लिया बाहर, अब फिंगर्स को कर्ल करते हैं। फिंगर्स को जब हम कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन, मतलब ये वाला। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और जब लूप बाहर निकल रहा है, ये क्वेश्चन पूछते हैं वैसे। ठीक है, जेई वगैरह में आया हुआ है ये सब।
अब जब लूप से बाहर निकल रहा है कॉइल तो क्या हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है। अब क्या हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है, ठीक है, फ्लक्स घट रहा है। तो अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी क्या जिम्मेदारी होगी कि वो फ्लक्स को बढ़ाए, फ्लक्स को बढ़ाए। डायरेक्शन किस तरह है, अंदर की तरफ है, तो मतलब अब की बार जो इंड्यूस होगा वो इस तरफ इंड्यूस होगा ताकि वो फ्लक्स को बढ़ाए, क्योंकि बेसिकली ये क्या करता है, अपने कॉज को, मतलब जिसके कारण वो बना था उसको ही अपोज करता है। तो बढ़ने के कारण बनेगा, बढ़ने के कारण बना था तो घटाएगा, घटने के कारण बनेगा तो बढ़ाएगा। तो बेसिकली अंदर की तरफ है, ठीक है। फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करो, ऐसे कर्ल हो रही है फिंगर्स, तो मतलब डायरेक्शन किस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। तो बेसिकली क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। कहां पे प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको इससे समझ में आ गया होगा कि मैं डायरेक्शन की क्या बात कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कभी भी डायरेक्शन देख सकते हो, लूप दे दे, कुछ भी दे दे। अब ये जैसे आउटवर्ड्स दे देता, ठीक है, तो आप लोगों को उसमें समझना था कि कब क्या होगा। अच्छा, अगर इसी केस में हम लोग एक वो ले लें, एक कॉइल ले लें और उसको हम लोग एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कराएं, तब देखो क्या होता है, ठीक है। रफ कर दूं, चलो समझ में आ गया ना। ये एग्जांपल जरूर लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या मतलब मैं बहुत एग्जांपल है बोलने जा रहा था, अरे यार कुछ भी सोचते हो तुम, ऐसा क्यों बोलूंगा मैं। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक कॉइल है और यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड्स हमारी अंदर की तरफ वाली मैग्नेटिक फील्ड है ढेर सारी। ये मैं बना रहा हूँ, ढेर सारी बना रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे हो गई ढेर सारी। और हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, ठीक है। नोट्स बढ़िया बनाओ, जितने बढ़िया नोट्स उतने बढ़िया रिजल्ट। ओमेगा से हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। तो जब हम इसको ओमेगा से घुमाएंगे तो होगा क्या, एक एंगल तक ये घूमेगा, तो उसके कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा वो इस फाई को बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसके घटने के कारण जनरेट हो रहा होगा, मतलब बेसिकली फॉर्मूला क्या है फाई का, फाई का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा कैसा होता है कि एक तक बढ़ता है और उसके बाद घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है ना, ऐसा होता है ना। तो बेसिकली जब फाई, ये जो कॉइल होगा ये बेसिकली जब ये घूमेगा, रोटेट करेगा, तो बेसिकली कुछ टाइम के लिए करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, फिर कुछ टाइम बाद जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो व्हेन इट इज रोटेटिंग, ठीक है, व्हेन इट इज रोटेटिंग, तो करंट थोड़े टाइम के लिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थोड़े टाइम के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और आफ्टर सम टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, थोड़ी देर बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको कम काटेंगी, जैसे अभी है और ये अंदर की तरफ है तो पूरी काट रही है, ऐसे हो रहा है, तो अब कम काट रही है, देखो, तो अब बढ़ाने के लिए प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ऐसे हो गया, अब तो खत्म ये खैर पूरा, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, अब जब ये ऐसा हो गया तो फिर से पूरी फील्ड लाइन से इसको काट रही है, तो अब घटाने के लिए प्रोड्यूस होगा, ठीक है। घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली जो करंट है वो क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस होगा तो कभी एंटी क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो करंट अपना डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करता रहेगा और इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। यही क्या होता है तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट। तो ये बस एक आइडिया है कि अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ओके। और ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाय डी टी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। बेसिकली हम नंबर ऑफ टर्न्स को जब भी सॉल्विंग करते हैं तो 1 मान के करते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन कई केसेस में हम नंबर ऑफ टर्न्स को भी कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल करते टाइम तो नहीं, बट न्यूमेरिकल करते टाइम हम हमेशा एन डी फाई बाय डी टी यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो नंबर ऑफ टर्न को 1 मान लेंगे, कुछ बोल दिया तो 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, या 1 बोला है 1 ही मान लेंगे, ठीक है, ओके। तो इतनी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग छोटा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं मोशनल ईएमएफ, जो आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में कहीं तो ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जिसमें वो क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक बॉल लेते हैं और एक नॉन मैग्नेटिक बॉल लेते हैं और फिर उसको एक पाइप के थ्रू उन लोग डालते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि जो नॉन मैग्नेटिक बॉल होती है वो पाइप के थ्रू 3-4 सेकंड में नीचे आ जाती है ना। मान लो यहाँ से मैंने एक बॉल ली, नॉन मैग्नेटिक बॉल ली, नॉन मैग्नेटिक बॉल, एनएमबी मतलब नॉन मैग्नेटिक बॉल, इसको यहाँ पे डाला, ये नीचे जा 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 खड़ा 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 3-4 सेकंड में नीचे आ जाती है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नेटिक बॉल लेता हूँ और सेम बॉल को मैं सेम पाइप से डालता हूँ, ठीक है। बट अब की बार सिनेरियो अलग आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अब की बार होता ऐसा है कि जो बॉल है वो ज्यादा टाइम लेती है नीचे आने के लिए। मतलब अगर इस बार 3 से 4 सेकंड लिया था तो अब की बार नीचे आने में 6 से 7 सेकंड ले लेती है ना। ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट लेंज लॉ को दर्शाता है। क्यों? लेंज लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है,
वो जिस कारण से प्रोड्यूस हुआ है उस कारण को ही खत्म करने की कोशिश करता है। तो आप यूं कह सकते हो कि जैसे आप लोगों को किसी ने आपको कुछ करना सिखाया, ठीक है, आपको मतलब आपके टीचर ने, समझ लो मैंने आपको एक क्वेश्चन करना सिखाया, ठीक है, अब उस क्वेश्चन को सीख के आप मुझे ही चैलेंज कर रहे हो इस तरीके से। तो जैसे ईएमएफ इंड्यूस हुआ जिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण, वो ईएमएफ क्या करता है, उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खत्म करने की कोशिश करता है। या फिर जिस फ्लक्स के कारण वो इंड्यूस हुआ, ठीक है, जिस फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कोशिश करता है उसी फ्लक्स को खत्म करने की। तो इसमें वही होता है, जब बॉल नीचे जाती है नॉन मैग्नेटिक बॉल, तो वो नॉर्मली जैसा ग्रेविटी खेल खेलती है वैसा वो खेलता है और नीचे आ जाता है। लेकिन जब एक मैग्नेटिक बॉल नीचे जाती है तो होता क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, और क्योंकि नीचे जाते समय फ्लक्स चेंज होता रहता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती रहती है, ईएमएफ इंड्यूस होते रहता है, और वो कोशिश करता है कि जिस कारण से वो बना है उस कारण को खत्म करे। तो इसके कारण जो इसकी स्पीड है वो कम होती है ना, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है इस बॉल की नीचे की तरफ, वो ग्रेविटी के इक्वल नहीं होती, फिर कम हो जाती है उससे। एंटर करते समय भी गिरते समय भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी से कम रहती है, इसी के कारण इसको टाइम कम लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कई जगहों पे, तो ये चीज थी जो मेरे से छूट गई थी, तो मैं बोला आपको बाद में बता दूंगा यहाँ पे आके। ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज की जो आप लोगों ने म्यू नॉट देखा, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब पता नहीं मैंने ये बताया था या नहीं, बट देख लो एक और बार लिख लो। ये स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन एल, एन होता है नंबर ऑफ टन्स, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, एल तो लेंथ है, मीटर में ही रखना है ध्यान रखना, और टन्स को टन्स में रखना है। ठीक है, ओके चलिए। आइए अभी एक छोटी सी चीज दी है यहाँ पे, थ्योरेटिकल चीज, फ्लक्स ऑफ द फील्ड। इसका न्यूमेरिकल वगैरह से कोई वास्ता नहीं है, बस एक छोटा सा आपको यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि आपको शायद कहीं पे काम आ जाए ऐसे ही। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक फील्ड है, ठीक है, जहाँ पे एक छोटा सा एरिया डी है, ठीक है, जहाँ पे एक छोटा सा एरिया क्या है, डी है, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, डी ए होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा फ्लक्स जो होता है फील्ड का वो क्या हो जाएगा, तो आप क्या करो, इसको ए के टर्म्स में नहीं, बेसिकली आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो हो जाएगा डी फाई इक्वल टू बी डी ए। ठीक है, ऐसा नहीं समझा तो आप ऐसा समझ लो कि आप लोग इसको एरिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो फाई को एरिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा डी फाई बाई डी ए। ठीक है, बी एरिया का डिफरेंशिएशन एरिया के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो डी फाई कितना आ गया, बी डॉट डी ए आ गया, तो पूरा फाई क्या आ जाएगा, पूरा फाई आ जाएगा इंटीग्रल बी डॉट इंटीग्रल डी फाई, इंटीग्रल डी फाई मतलब बी डी ए। ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पे बेसिकली छोटा ए यहाँ पे हमने अज्यूम किया है, तो छोटा ए ही मान लो, ठीक है, बी डी ए, बी डी ए। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। हम क्या मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ टन्स 1 है, E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई की जगह मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन बी डी ए। ठीक है, बेसिकली D अपॉन डी टी, फाई की जगह मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन बी डी ए। ठीक है, अपॉन में डी टी, और जो B दिया होगा वहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में जो B दिया होगा वो इन टर्म्स ऑफ T आपको दिया होगा एग्जाम में, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह इंटीग्रल B इन टर्म्स ऑफ टाइम डी ए। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक छोटा सा फॉर्मूला जो ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में काम वाम तो नहीं आएगा, ये ऐसे ही आप लोगों को दे दिया हुआ है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है, कि आपको E निकालना है, तो तुम क्या करना, फाई जो है, ठीक है, आपको B वहां पे दे दिया अगर T के टर्म्स में, मतलब ये आपको इसलिए दिया गया है कि जो B है वो आपको T के टर्म्स में दे दे, मतलब B का इक्वेशन दे दे 2t स्क्वायर 3t 4t ऐसा, तो तुम लोग इसको हिसाब से इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, बट फिर भी आप अपनी बुक में लिख लो। ठीक है, और इसकी थ्योरी चाहो तो थोड़ा सा रीड कर सकते हो। बाकी अब बढ़ते इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में पहला है लीनियर मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा है रोटेशनल मोशन। बहुत आसान है दोनों। चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मोशनल ईएमएफ स्टडी करते हैं। मतलब बेसिकली एक कंडक्टर जब मोशन में होता है तो उसके मोशन के कारण कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसका डिस्कशन अब हमें करना है। दैट इज व्हाट वी कॉल मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ नहीं रे, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ट्रांसलेशनल और दूसरा होता है रोटेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन जब करते समय ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब बेसिकली लीनियर मोशन करते समय जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको ट्रांसलेशनल ईएमएफ, और जब रोटेशन करते समय तो रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, ओके। तो मोशनल ईएमएफ है ना ट्रांसलेशनल मोशन। मान लो यहाँ पे आपके पास एक कंडक्टर, एक सर्किट है कोई भी, ठीक है, और ये जो सर्किट है आपका, इसमें एक कंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, कंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L। ठीक है, इसकी लेंथ है L, और ये V वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। और
ये सब कहाँ रखा हुआ है? ये सब रखा हुआ ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, एलिगेंट लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, वाह लग रहा है ना। चलो, तो जो लोग इस लेक्चर को 2025 में देख रहे होंगे या 24 में देख रहे होंगे वो नहीं समझ पाए होंगे मैंने क्या बोला। ट्रेंडिंग मीम है, थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है अभी 1 महीने पहले, ठीक है, तो अब बोल रहा हूँ। तो मान लेते हैं हमारा जो मोशन करते हुए रॉड है वो x डिस्टेंस आगे आया है, यहाँ से लेके x डिस्टेंस आगे आया है, ठीक है। तो EMF क्या होता है? EMF होता है d∅dt, ठीक है। बेसिकली हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, तो हम माइनस को यहाँ पे कंसीडर करते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है तो आप कंसीडर भी कर सकते हो, बाकी माइनस साइन सिर्फ आपको, चलो ठीक है कंसीडर कर लो, काय को इतना नाटक करने का, ठीक है। ओके, ई क्या हो गया आपका? माइनस d∅dt। अब फाई क्या होता है? फाई होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, और अगर इसको हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो ये होता है BA cos थीटा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस रॉड का जो एरिया है, इस रॉड का जो एरिया है उसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? अंदर की तरफ है। और अगर इस रॉड का एरिया जो है वो भी परपेंडिकुलर है प्लेन के, मतलब वो भी अंदर की तरफ होगा, तो बेसिकली थीटा कितना हो गया दोनों के बीच का? B और A के बीच का थीटा कितना हो गया? दोनों अंदर की तरफ है, तो थीटा हो गया 0, मतलब cos थीटा हो गया 1, ठीक है। हियर B इज पैरेलल टू A, मतलब थीटा हो गया 0, मतलब cos थीटा हो गया 1, ठीक है। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया? फाई इज इक्वल्स टू आ गया BA, ठीक है। और एरिया ऑफ दिस सर्किट अगर हम बोले, ठीक है, मतलब बेसिकली इस रॉड ने कितना एरिया यहाँ पे कवर कर लिया, वो अगर हम बोले तो वो कितना आएगा? वो आ जाएगा BLX, क्योंकि एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ है इसका, ठीक है। और इसने इतना लेंथ कवर कर दिया नीचे से, x डिस्टेंस कवर कर दिया है, ठीक है। L लेंथ के रॉड ने x डिस्टेंस कवर कर दिया, तो इसका एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब L इंटू x, तो ये आ गया तुम्हारा फाई, ठीक है। तो इस फाई को क्या करते हैं हम लोग? यहाँ डाल देते हैं, तो E इज इक्वल्स टू है माइनस d∅dt, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस d BLX अपॉन dt। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस b। लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज हो रहा है ये x, जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ रही है वैसे वैसे x बढ़ रहा है, जब रॉड इस तरफ आएगी तो x घटेगा, मतलब चेंज कौन होगा? x चेंज होगा, b और l कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा? dx/dt। तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस BL, dx/dt होता है वेलोसिटी, तो E की वैल्यू आ जाएगी माइनस BLV, बलवीर, ठीक है। तो BLV, तो EMF जो इंड्यूस होता है वो इंड्यूस होता है माइनस BLV फॉर अ ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। बेसिकली जब कंडक्टर ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो उस केस में जो EMF इंड्यूस होता है वो इंड्यूस होता है माइनस BLV, याद रखोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये लीनियर मोशन के लिए था, कभी आपको मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने हैं तो E इक्वल टू प्लस BLV से आप निकाल सकते हो। माइनस बेसिकली सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है कि EMF अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ठीक है। तो आपको कभी मैग्नीट्यूड निकालने बोले या व्हाट इज द EMF इंड्यूस बोले तो आपको उसको प्लस लेके ही निकालना है, E इक्वल टू प्लस BLV से निकालना है। तो अभी तक हमने 2 फॉर्मूला पढ़ लिया, एक NdΦ/dt, ये तो माइनस रहना चाहिए यहाँ पे क्योंकि हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, और एक BLV, ठीक है। 2 फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, EMF इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड। चलिए, तो बेसिकली अब हम केस लेते हैं मोशनल EMF इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग बार, ठीक है, रोटेटिंग रॉड, मोशनल EMF इन अ रोटेटिंग रॉड। देखिए, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग इसको डायरेक्टली तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो ये रॉड है ये रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, एंगुलर वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली इसकी कोई लीनियर वेलोसिटी भी होगी, तो ये भी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, x डिस्टेंस पर जाके, ठीक है, x डिस्टेंस पर जाके यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं dx, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं dx x डिस्टेंस पे जाके, जो कि लीनियर वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और ओमेगा से टोटल रॉड तो रोटेट कर ही रहा है, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है? E इज इक्वल्स टू होता है BLV, ठीक है, BLV नहीं, BLV तो हो गया, E इज इक्वल्स टू होता है बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा लेंथ हमने काटा है, ठीक है, बेसिकली जो ये हमने छोटा सा लेंथ काटा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो छोटा सा लेंथ है ये छोटे से टाइम मोमेंट के लिए लीनियर मोशन करेगा। जैसे बेसिकली ये जो रॉड है ये तो ऐसे हो रहा है, लेकिन छोटे से मोमेंट के लिए देखोगे तो जो इसका छोटा सा एक टुकड़ा है वो छोटा सा टुकड़ा लीनियर मोशन करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो EMF इंड्यूस होगा वो BLV जैसा होगा, ठीक है, मतलब BLV जैसा होगा, लेकिन इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ तो dx है, मतलब इसका लेंथ कितना है? dx है,
और इस छोटे से लेंथ के कारण छोटा सा ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है, समझ गए क्या हुआ? नहीं समझे? देखो बेसिकली हमने क्या किया, हम गए एक्स डिस्टेंस पे, हमने एक छोटा सा dx यहाँ पे काटा जो कि वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा होगा, और इस टोटल बार की जो लेंथ है वो है l। अब ध्यान से सुनो, ये जो छोटा सा टुकड़ा हमने काटा है, ये छोटा सा dx जो हमने काटा है, ये छोटे से टाइम मोमेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो ये छोटे से टाइम मोमेंट के लिए लीनियर मोशन करेगा, जैसे ये है। ठीक है, इस मार्कर को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, लेकिन ऐसे रोटेट करने से पहले मैंने ऐसे धीरे से घुमाया, तो जब मैं ऐसे इसको धीरे से आगे बढ़ाया तो आप लोग देखोगे छोटा सा टाइम मोमेंट, ध्यान से देखना, इतना, बस इतना। ठीक है, छोटे से टाइम मोमेंट के लिए अगर मैं देखूंगा तो बेसिकली इसका जो dx होगा, जो छोटा सा लेंथ होगा, वो एक लीनियर मोशन करेगा। क्लियर इतना? और लीनियर मोशन करेगा तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा BLV। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बार, यस v है। l क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, लेकिन हमने लेंथ कितनी काटी है, लेंथ हमने काटी है dx, तो बेसिकली l की जगह क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। और क्योंकि लेंथ छोटी है तो ईएमएफ भी छोटा इंड्यूस होगा, de। क्लियर? अब समझ गया ना? ठीक है, तो हम क्या करें, पिछला वाला फॉर्मूला यूज करके ये वाला आंसर ला रहे हैं। तो पिछला वाला फॉर्मूला क्या था, E = BLV। तो L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द बार। ठीक है, तो बार की हमने कितनी लेंथ यहाँ पे कंसीडर की है, dx, छोटी सी। ये dx तो बहुत बड़ा हो गया, बेसिकली हमारा dx, ये लाइन है ना, इसका 100 गुना छोटा, इतना है। तो वो छोटा सा लेंथ dx, उसके कारण ईएमएफ d इंड्यूस होगा। ठीक है, वो आगे जा रहा है वेलोसिटी v से, छोटे से टाइम मोमेंट के लिए सोचो, तो छोटे से टाइम मोमेंट के लिए सोचोगे तो ये सीधा आगे जाएगा। ठीक है, तो b dx भी आया, तो d = क्या आ जाएगा, b dx आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा है कि v = होता है ओमेगा r। r क्या होता है, बेसिकली r बेसिकली उसकी डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है। तो जैसे यहाँ पे तुम कंसीडर करोगे तो r की जगह क्या आ जाएगा, r की जगह यहाँ पे आ जाएगा पूरा x, बेसिकली ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये रॉड। ठीक है, और कितना दूर है dx, x डिस्टेंस दूर है, तो उसमें r क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, x है, इस dx की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो अब की बार v क्या आ जाएगा, ओमेगा x आ जाएगा। नहीं समझा? v = क्या होता है, ओमेगा r, इतना पता है ना रोटेशनल मोशन से। r क्या होता है उसमें, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पार्ट वेयर द सर्कुलर मोशन इज हैपनिंग। ठीक है, जैसे मान लो सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी इसको हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। रेडियस ही नहीं हो, अब ये कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मोशन कहाँ हो रहा है, इस रॉड में तुम देखोगे तो मोशन यहाँ हो रहा है, मोशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, r बोलूंगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस को तो मैंने x अज्यूम किया है, तो भाई r ही तुम्हारा x है, तो r की जगह तुमने x लिख दिया। ठीक है, तो d = क्या आ गया, b, v की जगह आ गया ओमेगा x, और ये आ गया dx। इतना क्लियर? चलो, अब मुझे अगर e चाहिए तो मैं इस d को इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इधर भी इंटीग्रेट कर दूंगा, तो b ओमेगा x dx। ठीक है, b और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ बार बार, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इस समय कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b और ओमेगा बाहर निकाल देंगे, तो E = b ओमेगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचा x dx। अब हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पूरे रॉड को। पूरे रॉड की लेंथ क्या है, l, तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके l तक। ठीक है, ठीक है, तो E = b ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट्स 0 से l, लिमिट्स डाल दो, b ओमेगा x² की जगह आ जाएगा l²/2, 0 डालोगे तो 0/2, इसका कोई सेंस नहीं है। तो बेसिकली आ गया b ओमेगा l²/2, तो e आ जाएगा हाफ b ओमेगा l², ये आ गया तुम्हारा e। अब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, कई और जगहों पर देखोगे तो l को x से लिखते हैं, बट ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर रोटेटिंग बार। अगर आपको क्वेश्चन में बोला अ बार इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ 20, ठीक है, और ओमेगा आपको दे दे 2, लेंथ आपको दे दे 4, और आपसे बोले ईएमएफ फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द बार, तो आपको क्या करना है, E = b ओमेगा l²/2 फॉर्मूला लगा देना है और कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो बहुत कुछ पढ़ लिया आज के लेक्चर में हम लोगों ने, सब कुछ एक बार क्विक रिवाइज करते हैं और लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ठीक है, वैसे भी काफी टाइम हो गया, शायद 45 मिनट हो गया है ना, तो बहुत है आज के लिए। 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस 3 लेक्चर। ठीक है, 4 खत्म नहीं यार, 3 लेक्चर। कैसे? आज के लेक्चर में हमने ये सब पढ़ लिया। अगले लेक्चर में शुरू में हम लोग 2-3 चीजें देखेंगे कि कोई कॉइल रेस्ट पर है तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ईएमएफ कैसे इंड्यूस कर सकते हैं और कैसे इंड्यूस होता है। फिर उसके बाद जनरेटर देखेंगे, फिर इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर देखेंगे। ठीक है,
और उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस का थोड़ा बेसिक वगैरह जान के लेक्चर स्टॉप कर देंगे। अगले लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस को अच्छे से जानेंगे, एडी करंट जानेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फिर वर्क डन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर ट्रांसफार्मर बता के लेक्चर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब फ्लक्स में चेंज होता है, मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है d∅dt, और अगर जनरल फार्मूला लिखा जाए तो E इज इक्वल्स टू होता है माइनस d∅dt। ये पहली चीज़ हमने जानी। अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो E का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, E इज इक्वल्स टू आ जाता है माइनस n d∅dt, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई कि कोई अगर कंडक्टर है, ठीक है, और वो कंडक्टर मतलब कंडक्टर लीनियर मोशन कर रहा है तो E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आएगा BLV, और वही कंडक्टर अगर रोटेट हो रहा है तो E का फॉर्मूला आ जाएगा B⍵L²/2, ठीक है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे छोटे मोटे हल्के क्वेश्चन हो जो BLV से सॉल्व हो रहे हो तो मुझे परेशान मत करना, खुद से सॉल्व कर लेना, कर ले जाओगे ना उनको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये डेरिवेशन वगैरह बेसिकली IMP है, थोड़ा सा कर लेना, इक्वल टू BLV B⍵L²/2, ये सब आपको आ सकता है, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से कर लेना। ओके, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेशनरी कॉइल में कैसे इंड्यूस होता है करंट, और जनरेटर्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बैक ईएमएफ, बैक टॉर्क डिस्कस करेंगे, इंडक्शन एनर्जी ट्रांसफर देखेंगे, एडी करंट और सेल्फ इंडक्टेंस थोड़ा सा जानेंगे, स्टॉप कर देंगे लेक्चर। फिर अगले लेक्चर में इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड देखेंगे, ठीक है, एनर्जी स्टोर देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी देखेंगे, दैट्स इट, सेल्फ इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर खत्म, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।